तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। उसी परमाणु मॉडल के आधार पर हम देखना चाहेंगे कि बहुत सारी आखिर वो परमाणु मॉडल बोर ने बनाया तो हमें किस किस चीज़ों की और जानकारी हम लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसी को मुझे आज देखना है। जिसमें से अभी हमने यहाँ पर 4 ठो ऐसा अनुप्रयोग लिखे हैं। ये पहला मैंने बताया है कि परमाणु की कक्ष की त्रिज्या, मान लो कोई परमाणु है, ये नाभिक है, तो नाभिक से जो है सो कि ये इसका पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये सब बनाते चले गए थे हम लोग। तो मान लो कि इसकी त्रिज्या, पहला कक्ष की त्रिज्या निकालनी हो, या दूसरे कक्ष की त्रिज्या निकालनी हो, या तीसरे कक्ष की त्रिज्या निकालनी हो, तो इस कक्ष की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? तो बोर के परमाणु मॉडल से संभव है, ये हम निकाल कर दिखाएंगे आपको आगे। फिर हम वही बात, मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है, या यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो नाभिक से यहाँ इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है, या यहाँ चक्कर लगा रहा है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है। इन चीजों की हम गणना करेंगे। कैसे करेंगे? तो बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से जो है सो कि हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगा रहा है उस आखिर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, किस वेग से चक्कर लगा रहा है। और उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, इस चीज को हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन वर्णपट, ये बोर के परमाणु मॉडल से हम कैसे हाइड्रोजन वर्णपट की व्याख्या करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं देखने कि परमाणु की कक्ष की त्रिज्या या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी हम कैसे निकालते हैं, इसी को भी चलते हैं हम लोग पढ़ने। तो चलते हैं हम लोग उसको देखने। तो परमाणु की कक्ष की त्रिज्या की गणना चलते हैं, करते हैं, देखते हैं हम लोग। ये हम जानते हैं कि कोई भी चीज यदि किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है गोलाकार कक्ष पर, तभी कोई चीज चल सकता है जब उसका अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों बराबर हो, तभी कोई चीज वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा सकता है। यह क्लियर है कि तभी कोई चक्कर लगाएगा जब अभिकेंद्री बल मतलब कि केंद्र की ओर खिंचाव बल, और अब केंद्रीय बल माने केंद्र से फेंकाव बल। आप देखते हैं किसी मोड़ पर जाते हैं और अब केंद्रीय और अभिकेंद्री दोनों को बराबर नहीं, तब छिटा जाते हैं साइकिल से, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को मेंटेन करते हैं। साइकिल मोटरसाइकिल से छिटा जाते हैं, कार भी बैलेंस में नहीं रहता है किसी मोड़ पर घुमाव पर, तो दोनों को मुझे बैलेंस करना पड़ता है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस दोनों जब बराबर होंगे तभी कोई चीज वृत्तीय पथ पर चक्कर या गोलाकार पथ पर चक्कर लगा सकती है। तो हम जानते हैं अभी केंद्रीय बल कितना था, Jd²/r²। सर आपने तो कह दिया, आप जानते होइएगा, हमको कहाँ पता है कि Jd²/r² होता है केंद्रीय बल। आपको भी पता है बंधु, हमने पढ़ा है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब नियम जो हमने पढ़ा था, तो कूलम्ब का नियम हमको बताया था कि मान लो कि ये चार्ज E है और ये भी चार्ज E है, दोनों ये भी आवेश E और ये आवेश E, और दोनों के बीच की दूरी मान लो r है। तो हमको कूलम्ब साहब ने बताया था कि दोनों के बीच जो आकर्षण या विकर्षण का बल लगेगा, ये दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही सब निकाल लिए थे। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मान लो कि z मिलता है, तो z और ये E²/r², यही से निकाले हैं सर। तभी केंद्रीय बल तो आपको भी पता था कि कितना, तो Jd²/r², और अब केंद्रीय बल mv²/r, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो हमने इन दोनों का यूज किया और r से इसका स्क्वायर हटा दिया। v² मुझे निकालना था, m नीचे चला जाएगा, तो v² m/r। देख लीजिए ये हमको मिला। तो हमको ये इक्वेशन नंबर इसको 1 हम मान लेते हैं। आप बोर का परमाणु मॉडल तो हम लोग पढ़े हैं, उसमें हमने सबसे लास्ट में दिखाया था कि वही कक्ष संभव होगा जिसके कोणीय संवेग का मान nh/2 हो। तो कोणीय संवेग mvr के बराबर होता है, तो mvr nh/2। और यहाँ से देखते हैं हमको v निकालना हो तो mr नीचे आ जाएंगे, nh/2πmr, और इसका वर्ग कर देते हैं तो v², तो n², h², 2 का स्क्वायर 4, π² m²r²। इस तरह से दोनों तरफ देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो हमको दिखाई देता है
कि 1 और 2 की इक्वेशन देखने पर कि LHS बराबर है तो निश्चित RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ही RHS को मैंने लिखा है JD स्क्वायर बाई M इंटू R, और ये भी इधर RHS लिखा है N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, और यहाँ मैंने M को स्क्वायर से R को स्क्वायर से हटा दिया और मुझे R निकालना था तो R को उठाया यहाँ से और यहाँ लाद दिया और इसको नीचे कर दिए, तो ही R यहाँ आया और ये लोग नीचे आ गए, तो N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M, और ये नीचे आ गए ZE स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हम R यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, इस R को कैसे निकाल सकते हैं, इसका तो फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया। लेकिन घनचक्कर की बात है सर, कितना लोग इतने महारथी हैं, इन लोगों से भेंट मुलाकात इतना गुना भाग करे तब जाकर R निकले। चलते हैं कुछ और आपके सुविधा की बात मैं करता हूँ। यदि मान लेते हैं कि जिस कक्ष की त्रिज्या हम निकाल रहे हैं वो पहला कक्ष ही है, पहला कक्ष ही है, दूसरा कक्ष नहीं, मैं पहला कक्ष की त्रिज्या निकालता हूँ यदि, तो पहला कक्ष यानी n का मान 1 हो जाए। और यदि परमाणु ऐसा ले जिसका परमाणु संख्या 1 हो, तो आप तो जानते हैं कि परमाणु संख्या 1 यानी Z=1, तो परमाणु संख्या 1 किसका है, तो आपको मालूम है कि निश्चित सर वो हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, आपको तो मालूम है। तो ऐसा ही मैंने ऐसे परमाणु को लिया है जिसका परमाणु संख्या 1 है और मैं पहला कक्ष की जो है त्रिज्या निकालना चाहता हूं। चलिए, तो n का मान मैं 1 कर दिया। जब पहला कक्ष को निकालेंगे तो R को मैंने R1 लिख दिया है, यानी कि पहले कक्ष की त्रिज्या। ठीक है, तो चलते इस फॉर्मूला से n के जगह पर 1 का स्क्वायर, h का प्लांक नियतांक का मान मालूम है, उसको मैंने लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। CGS सिस्टम में लिखे, ध्यान रखिएगा CGS सिस्टम में लिखा है। और ये 4 और ये 22/7 का स्क्वायर m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी CGS सिस्टम में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और Z का मान तो 1 लिया है तो 1 ले लिए है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश ये भी CGS सिस्टम में लिया है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलते हैं। इस सब का हम जब गुना भाग करते हैं सर, तो हमको इतना सेंटीमीटर आ गया, 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर मुझे आया। मैं इसको मीटर में बदलता हूँ तो ये 10⁻10 मीटर में आ जाता है। आप जानते हो 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं, तो सर ये पहले कक्ष की त्रिज्या आ गई 0.529 एंगस्ट्रम। एकदम आसानी से आप कहते चले गए सर। और एक बहुत बढ़िया बात हम आपको बता रहे हैं कि यह अब हमको दिखाई दे रहा है सर कि इस R का मान, त्रिज्या का मान जो है, इसमें देख रहे हैं कि EH तो नियतांक है, बदलता नहीं है, 4 नहीं बदलता है, पाई नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदलता है। बदलता कौन है, तो सिर्फ कक्ष की त्रिज्या बदलोगे तो कक्ष की संख्या बदलोगे तो कक्ष की त्रिज्या बदल जाएगी, परमाणु संख्या बदलोगे तो कक्ष की त्रिज्या बदल जाएगी। तो हम इसी क्यों देख रहे हैं ना, यानी निर्भर किस पर करता है। मान लो मुझे किसी कक्ष का निकालना हो, मान लो दूसरा तीसरा किसी का, इसलिए मैंने n लिखा, तो निर्भर किस पर करेगा, तो कक्ष की संख्या पर निर्भर करेगा और उसके स्क्वायर पर, और निर्भर किस पर करता है, तो परमाणु संख्या पर। बाकी लोग तो नियत है, इनका अंक एकदम नियतांक है। तो मैंने इनके बदला जब मैंने नियत अंक को लिखा था, आपको देखे हैं कि H, 4, पाई, M, इस सब का गुना भागी तो R1 आया है। इसी इतना ना लिखकर हम इतना के बदला मैंने R1 लिख दिया। यानी किसी भी कक्ष की त्रिज्या निकालना है तो R1 इंटू N स्क्वायर बाई Z। यदि परमाणु यदि हाइड्रोजन ही रह जाए तब तो Z का मान 1 हो जाए, तब तो फॉर्मूला और आसान हो जाता है कि मान लो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसी भी कक्ष की त्रिज्या निकालनी हो तो मैं R1 का मान रखूंगा, कक्ष की संख्या का मैं स्क्वायर कर दूंगा, मेरा ध्यान से निकल जाएगा। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ कि हाइड्रोजन जैसे परमाणु की तीसरे कक्ष की त्रिज्या बतावे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस तीसरा कक्ष की यानी Rn के जगह पर R3 लिख दिया, तीसरे कक्ष की त्रिज्या बराबर, और R1 का मान तो मुझे मालूम है 0.529, इसी को मैंने 0.53 कर दिया है। और तीसरा कक्ष यानी कि 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया, और मैं यहाँ गुना कर दिया, मुझे मिल गया 4.77 एंगस्ट्रम। देख सकते हैं कितनी आसान सी चीज मैंने कर दी। इतना भारी भरकम जो चीज था, इतना सारा गुना भाग,
मैंने सबको लपेट के छोटे से टुकड़े में बांध दिया और एक ऐसा आपको ट्रिक दिया कि आप जो है किसी भी कष्ट की त्रिज्या एकदम धाए से निकाल कर आप बता दोगे। कितना अच्छा ट्रिक मैंने आपको दे दिया। इसी तरह से हमने कक्ष की त्रिज्या को निकालना सीख लिया बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेग को निकालना सीखेंगे। थैंक्स।